आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज रहा था। सांस्कृतिक उत्थान में मेरे नुपुर दी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा था। वे गर्वित सी अपने स्थान पर खड़ी हुई, बड़ी सी माथे पर सिंदूरी बिंदी, व्यवस्थित सलवटों वाले बॉर्डर वाली साड़ी, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित वे साक्षात नृत्य की देवी सी लग रही थी। वे मंच की ओर बढ़ रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट एक लय में उनके सम्मान में ध्वनित हो रही थी। विशेष मेहमानों की सीट पर बैठी उनकी सासू माँ बहुत आनंदित थी और स्वयं ही आगे बढ़कर लोगों को अपना परिचय दे रही थी कि वे सम्मानित नृत्यांगना की सास हैं। मैं उनकी चहेती बहन और मेरा बेटा बहुत पीछे बमुश्किल से जगह पा सके थे, क्योंकि दीदी ने मुझे या मेरे बेटे को आमंत्रित नहीं किया था। आखिर करती भी क्यों? पिछले कई सालों से हम दोनों बहनों के बीच कोई बोलचाल जो नहीं थी, और ऐसा नहीं कि उन्होंने ये अबोला तोड़ने की कोशिश ना की हो, पर बचपन से ही मुझ पर सच्चाई का साथ देने का जो भूत सवार था ना, उसी के वशीभूत होकर मैं मानसिक पीड़ा से गुजरने के बावजूद उनसे बात करने को खुद को मना नहीं पाई। आखिर मेरी नजरों में उनका अपराध अक्षम्य जो था। आज मैं तुम्हें अपने परिवार से परिचित कराती हूँ। मैं यानी तुलिका, छोटे शहर की पैदाइश, 5 भाई बहन, माता पिता का सुखी परिवार। सुखी मतलब बहुत धनवान नहीं था हमारा परिवार। पिताजी सीमेंट फैक्ट्री में फॉरमैन थे। राव साहब के नाम से प्रख्यात, साक्षात ईमानदारी का दूसरा रूप। बहुत मेहनती, मजदूर वर्ग में देवता के समान पूजनीय। आखिर उनके हितार्थ हमेशा तत्पर जो रहते थे। 3 बहनों में मैं तुलिका सबसे छोटी थी, उससे बड़ी नुपुर और सबसे बड़ी सुशीला। तुलिका और नुपुर से बड़े शौर्य भैया और सबसे छोटा भाई प्रियांश। मैं यानी तुलिका बचपन से ही पढ़ाई में थी अव्वल, परंतु एकांत प्रिय। किताबों से ही दोस्ती थी, दिन भर किताबों में ही डूबी रहती। नाम के अनुरूप मुझे चित्रकला विषय में बेहद रुचि थी। स्वभाव से बेहद शर्मीली, किसी से अपनी बात कहाँ ही कह पाती थी, पर बिन कहे मेरी हर जरूरतों को जो समझ जाती थी वो थी नुपुर दी। उन्हें मेरे लिए किसी से भी लड़ने में परहेज नहीं था। कभी कभी तो वो शौर्य भैया से भी लड़ लेती, यदि वे मुझे शर्मीली, डरपोक कहकर चिढ़ाते। अपने नाम के अनुरूप उन्हें नृत्य का बेहद शौक था। जुनून की हद तक वे जाकर नृत्य का अभ्यास किया करती थी। राव साहब भी बच्चों को देखकर गर्व से भर उठते। दीदी के लिए उन्होंने संगीत टीचर की व्यवस्था भी की और तबला, घुंघरू, कथक, नृत्य की पोशाक जो दी कहती सभी उन्हें उपलब्ध भी कराई। बाकी रही सही कसर वो सुशीला दीदी से पूरी करवा लेती। सुशीला दी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। उन्हें उस मोहल्ले की मदर टेरेसा कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिवाली में वो हम सब भाई बहनों के लिए तो नई नई ड्रेसेस लाती ही, पड़ोसी बच्चों के लिए भी लाती। यूं ही हंसी खुशी दिन निकल रहे थे। पर सुशीला दी की शादी की चिंता में पिताजी परेशान रहने लगे थे। उन्होंने तो अपने भाइयों की काफी आर्थिक मदद की थी, पर अब रुपये लौटाने ना पड़े, इसीलिए सभी उनसे कन्नी काटने लगे। जहां वे रह रहे थे वहां उनका ज्यादा समाज ना होने से परेशानी बढ़ गई थी। सुशीला दी 28 साल की हो चली थी। तभी पिताजी को उनके एक मित्र ने अखबार में विज्ञापन देखने की राय दी। पहले तो पिताजी तैयार नहीं थे, पर उसके अलावा कोई रास्ता ना देखकर उन्होंने विज्ञापन देखना शुरू कर दिए। सुंदर संस्कारी लड़की के लिए विज्ञापन देखकर पिताजी ने दिए पते पर चिट्ठी लिखी। जवाब में सप्ताह भर बाद ही सुंदर सजील एक युवक अपने दोस्त के साथ हमारे घर आया। अमर प्रभाकर नाम था उनका। देखते ही सभी को वे पसंद आए और उनकी बातों के तरीके ने तो जैसे सभी पर जादू सा कर दिया। फोटोग्राफी का व्यवसाय था उनका, पर अनाथ थे वे, ऐसा उन्होंने बताया। बुरा लगा जानकर, पर विवाह पर रजामंदी हो ही गई। विवाह का सारा खर्च भी अमर ने ही उठाया। सुशीला दीदी बड़े शहर में चली गई। बहुत खुश थी, उनकी चिट्ठियों से जाहिर होता था।
फिर एक दिन उनके बीमार होने की चिट्ठी आई। अमर जीजा जी ने कहलवाया कि उनकी देखभाल के लिए तुलिका या नुपुर दी को कुछ दिन के लिए वहां भेज दें। मैं तो अपने स्वभाव के चलते वहां जाने से इनकार कर गई और नुपुर दी वहां भेज दी गई। नुपुर दी ने सुशीला दी की अच्छे से देखभाल की। जीजा जी भी उसका काफी ख्याल रखते थे। नुपुर दी की नृत्य में रुचि देखते हुए उन्होंने नृत्य टीचर भी रख ली। उनकी पसंद की सुंदर पोशाकें लाना, साथ घूमने जाना दोनों की दिनचर्या बन गई। उम्र का 19वां साल उन्हें भटकाने लगा था। वे अपने जीजा जी की ओर आकर्षित होने लगी। सुशीला दी को नींद की गोलियां दी जाने लगी। वे अस्वस्थ होने लगी। नुपुर दी इस बात से तो अनजान थी, पर उसके कदम डगमगाने लगे थे और आखिर वही हुआ जिसका डर था। वे गर्भवती थी। अमर को ये जानकारी होते ही वे नुपुर दी और सुशीला दी को राव साहब के घर छोड़ गए। नुपुर दी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, पर नुपुर दी को आश्वस्त कर गए कि वे सुशीला दी से तलाक लेकर उनसे शादी करेंगे। पिताजी सुशीला दी के गिरते स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। तभी पता चला अमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे फोटोग्राफी की आड़ में अफीम की तस्करी करते थे। राव साहब पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। वे जब जेल में अमर से मिलने गए तो भी उन्होंने यही कहा कि उन्हें छूटा फंसाया गया है, उनकी जमानत करवाई जाए। जमानत के लिए राव साहब कई वकीलों से मिलते, रात रात भर जगे रहते। वकीलों की मोटी फीस चुकाने में सुशीला दी के सारे गहने तक बिक गए। माँ और पिताजी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। कई कोशिशों के बाद भी वे अमर को जमानत नहीं दिलवा पाए। एक दिन खबर आई कि वे जेल से भाग गए हैं, जिसका कोई पता ना चल पाया। नुपुर दी के बारे में पड़ोसी बातें बनाने लगे थे, पर नुपुर दी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे अब भी सहजता से बाहर घूमती, पूछने पर कह देती छोटी आंतों में सूजन के चलते उनका पेट भर गया है। पिताजी जब उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने इलाज के लिए मना कर दिया। नियत तिथि पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। कैसी विडंबना! जिस पौत्र को गोद में लेकर आह्लादित होना था वो उनकी गोद में था, लेकिन उस नन्हे की किलकारियों के साथ साथ राव साहब के माथे पर चिंता की रेखाएं गहराने लगी। चेहरे पर पसीना झिलमिलाने लगा था। सीने में दर्द की तीव्र लहर दौड़ पड़ी, मानो प्राण लेकर ही शांत होगी वो। ये बच्चा बेटी सुशीला की कोख से पैदा हुआ होता तो घर पर उत्सव का माहौल होता। तब भी पिता तो अमर ही होता, पुत्र भी उन्हीं की होती। पर पुत्री को बदलने का घिनौना काम जो अमर ने किया था, उसकी इतनी भारी सजा भुगतनी पड़ी उन्हें। ये सोच सोच कर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। अपने आप को रोकने की नाकाम कोशिश वे काफ़ी देर से कर रहे थे, लेकिन सामने पत्नी को पल्लू में मुंह छिपाकर रोते देखा तो खुद को रोक ना पाए। जार जार रोने लगे, आंसू गालों पर दुलकने लगे। बेटे को ब्याहने के बाद नाती को खिलाने की चाह किसे नहीं होती आखिर। शायद ही दुनिया में उनके जैसा दुर्भाग्यशाली कोई और होगा। वे फूट फूट कर रो पड़े। पत्नी का स्पर्श उन्हें कंधे पर महसूस हुआ। रोंदे गले से वो कहने लगे, इस बच्चे का मोह हमें छोड़ना ही होगा। समाज से मिलने वाली शर्मिंदगी तो दिल पर पत्थर रखकर हम बर्दाश्त भी कर लें, पर बीमार सुशीला को कैसे समझाएंगे कि उसकी अपनी बहन ने उसके साथ कैसा विश्वासघात किया है। कोई उपाय नहीं था। उन्होंने तो जीवन में किसी का दिल ना दुखाया। भगवान उन्हें किन पापों की सजा दे रहे हैं, वे सोचने लगे। मुंह अंधेरे बेटी नुपुर को ले माँ बाप टूटे कदमों से घर की ओर चल पड़े। उधर हॉस्पिटल के पालना घर में फिर घंटियां बजी, पर आश्चर्यजनक उसमें कोई अभागी कन्या नहीं, पुत्र रतन था। नुपुर के सीने में भी एक उफान था, पर माँ बाप से बच्चे के बारे में पूछ सके इतना साहस कहाँ शेष बचा था उसमें। वे घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज़ सुनी तो शौर्य ने दरवाज़ा खोला।
माता पिता बहन की हालत देखकर उसे समझते देर ना लगी। वो नुपुर जिससे शौर्य अगाध प्रेम करता था, उसकी हर जिद पूरी करने की कोशिश करता था, उसे नुपुर से आज उसे नफरत हो आई थी। निकालो इसे यहाँ से, वो जोर से चिल्लाया। पिता ने उसे बमुश्किल संभाला जब तक वो नुपुर को धक्का दे चुका था। निढाल से नुपुर फर्श पर पड़ी थी। माँ को चिंता हो आई, पड़ोसी जाग गए तो समाज में बनी पति की बरसों की इज्जत चली जाएगी। वे तीव्रता से नुपुर को उठा दरवाजे के अंदर ले गई। पांव की ठोकर से दरवाजा अंदर से बंद किया। नुपुर को बिस्तर पर लेटा सार सार रोने लगी। इस कुलक्षणी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा बेटा, पर अभी तो इसे छोड़ दे। तेरी सुशीला दी को कुछ आभास हुआ तो वो जीते जी ही मर जाएगी। शौर्य नफरत से भरा पैर पटकता वहां से जा चुका था। माँ ने आंसू पोंछे ही थे कि सुशीला दी को वहां खड़ा देखा। माँ, नुपुर ठीक हो गई? क्या बताया डॉक्टर ने? उनसे पूछा। हाँ बेटा, कोई नस दब गई थी, ऑपरेशन करवाना पड़ा। अब ठीक है, तो सो जा। माँ ने सुशीला को सहज बनते जवाब तो दे दिया, पर भीतर एक सिहर गई। हाथ पांव कांपने लगे। धम से जमीन पर बैठ गई। सुशीला तुरंत पानी ले आई। पानी पीवे थोड़ी सहज हुई। सुशीला को समझा बुझाकर सोने भेज दिया। पति के सिरहाने आकर बैठ गई। तुम चिंता ना करो जी, भगवान पर भरोसा रखो, समय हर घाव भर देगा। हमें सुशीला को संभालना होगा, वो बीमार है, उसका पति जेल से फरार है, और ऊपर से ये कांड। राव साहब ने भीगी पलकों से पत्नी की तरफ देखा। कुछ दिनों में ही वे मानो बूढ़े हो चले थे। इस दर्द ने स्थायी जगह बना ली उनके जीवन में। उस रात का तो सवेरा हो गया, पर उनके जीवन में कभी सवेरा नहीं आया। शराब को उन्होंने साथी बना लिया। दिन रात शराब के नशे में डूबे रहने लगे। वो मजदूर लोग जो उन्हें देवता की तरह पूजते थे, नशे की हालत में उन्हें कहीं पड़ा देखते तो घर छोड़ जाते। शौर्य से ये सब देख गुस्सेल युवक में बदल गया। पिता की ऐसी हरकतें देख वो उनसे लड़ने लगा। देखते ही देखते हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां जैसे गायब ही हो गई। मैं तुलिका पहले ही डरपोक थी, अब तो तेज आवाज से भी सिहरने लगी। प्रियांश भी गुमसुम रहने लगा। सुशीला दी भी ज्यादा बीमार रहने लगी और माँ भी। ठीक हो रही थी तो बस नुपुर दी। 1 साल उनकी पढ़ाई छूट चुकी थी। उन्होंने जिद की कि वे फिर से स्कूल जाएंगी। घर पर बच्चों को सुशीला दी की जगह ट्यूशन भी वही पढ़ाने लगी थी। भैया ने फीस देने से मना कर दिया तो खुद ही भर आई। एडमिशन ले लिया उन्होंने। अब वे मेरी ही कक्षा में थी। अपने चंचल स्वभाव और नृत्य से उन्होंने सबका मन मोह लिया था। मेरी दीदी होने से मेरी सभी सहेलियां उन्हें दीदी कहने लगी। सब उनसे खुश थे, पर घर पर अभी कुछ नहीं सुधरा। भैया उनसे बहुत नफरत करते। वे पढ़ने बैठती तो उनकी कॉपी फाड़ देते, जोर जोर से म्यूजिक चला देते। कई बार उन्हें मारने की कोशिश भी करते। माँ के डांटने पर घर से निकल जाते। परीक्षाएं पास आ रही थी। नुपुर दी की चिंता बढ़ने लगी, पर उन्होंने हार मानना कब सीखा था। घर पर कह दिया वो स्कूल के पास किराए के घर में रहकर ही पढ़ाई कर लेंगी। परिचित से बात कर कमरे का इंतजाम भी कर लिया। मैं तुलिका उनकी लाडली कैसे उनके बिना रहती। मैंने नुपुर दी के साथ रहने का निश्चय किया। 2 महीने तक हम दोनों किराए के घर में रहे। मैं बीच बीच में घर हो आती। नुपुर दी से कोई मिलना चाहता भी नहीं। अब तो जैसे सुशीला दी को भी कुछ आभास हो चला था। वे भी नुपुर दी से नाराज थी। रविवार का दिन था। गुरुवार से परीक्षाएं शुरू होने वाली थी कि घर से खबर आई पिताजी नहीं रहे। वो आघात, शराब का अत्यधिक सेवन उनके जीवन को लील गया। हमारे सपने भी जैसे उनकी चिता के साथ ही जल गए। जैसे तैसे हमने परीक्षाएं दी और पास भी हुए। मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, पर अब मैं कैसे कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकती थी। बस मैं भी डिप्रेशन में आ गई। एक होनहार छात्र वाला मेरा जीवन क्या खत्म होने वाला था। मानसिक तनाव के चलते मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर वो सपना शायद मैं कभी पूरा ना कर पाऊं। कितने अच्छे नंबर से पास हुई थी मैं,
पर प्रतियोगी परीक्षा कैसे देती। क्वार्टर्स खाली करने का नोटिस आ चुका था। रहने का कोई और ठिकाना ना था। भैया पापा की जगह नौकरी के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। दिन भर कई अधिकारी नेताओं के चक्कर काट काट कर निढाल हुए जा रहे थे। घर में सभी लोग परेशान थे। यहाँ तक कि पापा के जमा पैसे निकलवाने में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। खैर, काफी मशक्कत पर शौर्य भैया को नौकरी मिल ही गई। घर की समस्त जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। पापा की जमा पूंजी से छोटा सा घर भी खरीद लिया। एक बार जीवन फिर पटरियों पर चलने लगा। दूर से ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, पर भैया नुपुर डी को अब भी माफ नहीं कर पा रहे थे। आए दिन दोनों पूरी तरह लड़ झगड़ पड़ते। इसी गम ने उनको भी शराब का आदी बना दिया। माँ ये सब देख चिंता में पड़ गई। नुपुर डी को चचेरी बहन के यहाँ आसाम भेज दिया गया। मैं अकेली पड़ गई। रात रात भर जाग कर नॉवल पढ़ने लगी। पर तभी एक खुशखबरी आई। मेरा सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में रेडियो ऑपरेटर के पद पर हो गया था। आंखों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना तैयारी बेमन से दी गई परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगी। नुपुर डी को फोन कर सूचना दे दी। उन्होंने भी आसाम में शास्त्रीय संगीत के कोर्स में प्रवेश ले लिया था। सुशीला दी भी कुछ सुस्त होने लगी थी। पास के ही स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। चंचवतों का वेग कुछ कम ही हुआ था कि भैया का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका दाहिना हाथ कोहनी तक पूरी तरह से जख्मी हो गया। वे हॉस्पिटल में भर्ती थे। मुझे सूचना मिलते ही मैं घर आ गई। सुशीला दी और मैं भैया की देखभाल में जुट गए। नुपुर डी को भी इत्तला दे दी गई थी। वे भी घर के लिए रवाना हो चुकी थी। पर जब वो घर पहुंची, एक बार फिर हम सब हतप्रभ से उसे देख रहे थे। ऐसे विकट समय में भी वो ऐसा कैसे कर सकती थी? हम सब हैरान थे। नुपुर डी का अप्रियतम सौंदर्य तो उनकी वेशभूषा से झलक ही रहा था, परंतु हम लोगों की आंखें विस्मय से फटी रह गई उसके माथे में सिंदूर की चमकती गोल बिंदी और भरी मांग देखकर। खैर, अंदाजा आप सभी लोगों को हो ही गया होगा कि उन्होंने अब क्या किया होगा। सो उनका शादी करना इतना आश्चर्य करने वाला प्रसंग नहीं था। जो बात हमें विचलित कर रही थी, जिस बात ने शौर्य भैया के नुपुर डी के प्रति फिर से उमड़ते प्रेम को तत्क्षण भस्म कर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित कर दी थी, वो उनके पति के रूप में साथ आए व्यक्ति ने उत्पन्न की थी। चचेरी बहन के नंदोई नुपुर डी का हाथ थामे खड़े हुए थे। कुलक्षणी फिर एक और बहन का घर तबाह कर आई। माँ की चीखती हुई आवाज गूंजी। इस चीख के खत्म होने से पहले ही धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ माँ जमीन में गिरकर बेहोश हो चुकी थी। मैं छोटा भाई माँ को होश में लाने का जैसे असफल प्रयास कर रहे थे। कृशकाय से शौर्य भैया का बदन क्रोध से जो कांप रहा था। निकल जा यहाँ से कमीनी, वे नुपुर डी को धक्का देते हुए चिल्लाए और खुद ही लड़खड़ा गए। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ फिर से बसने नहीं आई हूँ। बालिग हूँ मैं और अपनी पसंद से शादी कर ली है। तुम लोगों के भरोसे नहीं हूँ अब। वैसे भी तुम लोगों ने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है? कहती हुई नुपुर डी घर से अपने कथित पति के साथ निकल गई थी। क्रोध अपमान से गले तक भरे हुए हम लोग ना जाने किस मजबूरी के वशीभूत कोई प्रतिकार ना कर सके उनका, बस विस्फारित नजरों से जाते हुए देखते ही रह गए। अचानक माँ की बेहोशी का ख्याल आया। भाई पानी की छींटे उनके मुंह पर देने लगा। माँ होश में तो आई, पर उनका क्रंदन कलेजा फाड़ रहा था। जैसे तैसे उन्हें सांत्वना दी। एक भयंकर तूफान पल भर में ही जैसे सब कुछ तबाह कर गया था। नुपुर डी जा चुकी थी। घर में अब भयावह सन्नाटा पसरा था। इस सन्नाटे को चीरती हुई फोन की घंटी बजी। डर से हम सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। अनजाना भय हमें जकड़े हुए था। सभी का आशंकित मन जोरों से धड़क रहा था। हिम्मत कर मैंने फोन उठाया। उधर से एक थर्राती हुई महिला की आवाज सुनाई दी।
मैं रूमा देवी। सुनते ही मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बजा। वो चचेरी बहन की सास थी जिनकी बेटी का घर मेरी नुपुर दी बर्बाद कर आई थी। वे गुस्से में थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी। आखिर माँ थी, मैं क्या जवाब देती उन्हें। और वो कुछ सुनना भी कहाँ चाहती थी, लेकिन उनकी कही अंतिम लाइन से मुझे लगा मैं मूर्छित हो जाऊंगी। उन्होंने मेरी चचेरी दीदी को घर से निकाल दिया था। नुपुर दी की गलती की सजा सुमिति को उठानी पड़ेगी, ये सोच सोच कर मैं कांप गई। चाचा चाची पर क्या बीतेगी, वे माँ से कैसा बर्ताव करेंगे, ये सोच मेरी रूह कांप रही थी। माँ कराहती आवाज में किसका फोन है पूछ रही थी, पर मैंने उन्हें टाल दिया। नुपुर दी पलट कर नहीं आई। मैं उन्हें भी सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। घर अशांत था, मौत सा सन्नाटा। सुबह नुपुर दी का फोन आया, मैंने ही उठाया। उन्होंने बताया वे किसी होटल में ठहरी हैं, शाम को चली जाएंगी। वे रोने लगी। भैया माँ की चिंता व्यक्त करते रो रही थी। शौर्य भैया मुझे पिछली गलती के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, ना ही सही से जीने देंगे। रवि जी मुझे समझते हैं, वे भी अपनी पत्नी से परेशान हैं। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। तुलिका, तुम तो मुझे समझो, मैं अपने सपने किसी भी कीमत पर पूरे करना चाहती हूँ। रवि जी ही वो सब मेरे लिए कर सकते हैं। मैं उनके साथ जा रही हूँ बहन, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बस जाते जाते तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम आओगी ना, कहकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं असमंजस में कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, मुझे क्या करना चाहिए। मैं उधेड़बुन में थी, जाऊं ना जाऊं। नुपुर दी ने जो किया उससे मैं भी नाखुश ही थी, पर मेरा उनसे स्नेह मुझे बार बार उकसा रहा था कि मैं उनसे मिलने जाऊं। क्या पता उसके बाद मिलना होगा कि नहीं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने शादी करने से पहले मुझे बताया क्या। मैंने मन को व्यस्त रखने को पेंटिंग करने का सोचा, पर रंग भरते भी मेरा ध्यान तो नुपुर दी की ओर ही था। शौर्य भैया का पैर भी पास ही में लगा था, सो घर से निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। समय बीता जा रहा था, बाहर सांझ ढलने लगी थी। अचानक दिल में तीव्र पीड़ा हुई। नुपुर दी हमेशा के लिए जा रही हैं। मैंने छोटे भाई को साथ लिया, घर से निकल पड़ी बिना किसी को बताए। ऑटो अपनी रफ्तार से चल रहा था, पर आज यूं लग रहा था जैसे गति कुछ ज्यादा ही कम है। अभी 2-3 किलोमीटर ही चले होंगे कि साइड से एक कुत्ता दौड़कर ऑटो की तरफ आता दिखाई दिया। मैंने भय से आंखें बंद कर ली, ऑटो के साइड की रॉड को कसकर पकड़ लिया। धड़ाम, तेज आवाज के साथ कुत्ता ऑटो से टकराया। ड्राइवर कुछ समझ पाता इससे पहले ही संतुलन खो बैठा। ऑटो सड़क पर पलटी खा चुका था। पल भर में ही रोने चीखने की आवाजें वातावरण को भयावह बनाने लगी थी। छोटा भाई छिटक कर दूर जा गिरा, पर मेरा दाहिना हाथ ऑटो के नीचे दबा हुआ था। हे राम, फिर अनहोनी, अब क्या होगा। मेरा सर चकराने लगा। मैंने उठने की नाकाम कोशिश की। उफ, हाथ फंसा हुआ था। मैंने अपनी सारी ताकत लगा के हाथ खींचा। हाथ बाहर तो निकल आया, पर खून का फव्वारा सा छूटा। दाहिने हाथ का अंगूठा टूटा लटक सा रहा था। खून देखकर मुझे भी डर लगने लगा। छोटा भाई बुरी तरह घबरा गया। वो दौड़ दौड़ कर लोगों से मदद मांगने लगा कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। लोग वीडियो बनाने में लगे थे और मदद के नाम पर पीछे हट रहे थे। दर्द असहनीय हो चला था। हाथ से गिरता खून मुझे और भी डरा रहा था। लगा कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगी कि सामने से आता हुआ ऑटो रुका। चालक ने अपनी सारी सवारियां वहीं उतार उन्हें दूसरे ऑटो से जाने को कहकर मेरी ओर लपका। अपने कंधे पर रखे तौलिए से मेरा हाथ लपेटा। भैया को साथ ले तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। भैया से पूछकर घर पर और नुपुर दी दोनों को फोन कर सूचना दे दी। नुपुर दी वहां बदहवास से नंगे पैर दौड़ती हुई पहुंच चुकी थी। मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी। मेरे ही कारण तुलिका, तुम्हारा ये हाल हुआ, कहकर चीत्कार से करने लगी। मेरे ड्रेसिंग की जाकर दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया गया। घर से माँ सुशीला दी भी आ चुके थे।
मां नुपुर को फिर कोसने लगी। रवि जी ने इशारा कर नुपुर को ट्रेन आने का टाइम होने की बात कही, पर नुपुर बिफर गई। मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तुलिका को इस हाल में छोड़कर, उससे ज्यादा कोई प्यारा नहीं है मुझे। रवि जी गुस्से से तमतमाए कॉटेज फोर्ट से बाहर चले गए। मैं और नुपुर बस रोए जा रहे थे और रोते हुए एक दूसरे के कंधे भिगो चुके थे। तभी नुपुर ने खुद को संभाला। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी तुलिका, तुम्हारा अंगूठा ठीक हो जाएगा, तुम फिर से पेंटिंग कर पाओगी, ये मेरा वादा है तुमसे। तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी अपने सर पर स्नेहशीष देते हाथों का स्पर्श अनुभव हुआ मुझे। लगा पिताजी ही खड़े हों। मैंने आंखें भींच ली जोर से कि अगर ये सपना है तो टूटे नहीं। मैं पिताजी के स्पर्श को देर तक अनुभव करती रहूं, पर तभी अपनेपन से भरी अनजान आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी, बेटा अब मैं चलूं। मैंने अचानक आंखें खोली। मतलब पिताजी नहीं हैं, कोई सपना भी नहीं, फिर कौन है ये? नुपुर और मेरे पास एक बुजुर्ग से अंकल खड़े थे। दी ने बताया ये वही ऑटो वाले अंकल थे जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे। अंकल की आंखें भी भीगी हुई थी। बेटा अपना ध्यान रखना, तुम तो वैसे भी बहुत हिम्मत वाली हो, देखना जल्द ठीक हो जाओगी, मैं आता रहूँगा मिलने, कहकर अंकल वहाँ से चले गए थे। हम दोनों उस गरीब से व्यक्ति की अमीरी से मुखातिब थे। वो तो हमें पिताजी का स्पर्श दे गए थे, जो इस विपदा में हमारा सबसे बड़ा मरहम था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। मुझे एडमिट कर लिया गया था। नुपुर ने रवि जी को वहीं रहने को मना लिया था, पर घर नहीं गई, पास ही किराए का कमरा ले लिया। घर से माँ सुशीला दी प्रियांश क्रम से टिफिन लेकर आने लगे, पर नुपुर मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती। शौर्य भैया भी ठीक होने लगे थे। रवि जी जो अपनी नवविवाहिता पत्नी के सानिध्य से वंचित होने लगे तो जैसे बौखलाने लगे। सभी के सामने नुपुर को बार बार चलने के लिए कहते। नुपुर उन्हें झिड़क देती, पर घर वालों की नफरत नुपुर से बढ़ने लगी। हॉस्पिटल में मुझे देखने आने वाले पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों का तांता लगा रहा। जितने मुंह उतनी बातें, हर कोई नुपुर को दबी जुबान से भला बुरा ही कहता। उस पर रवि जी की जबरदस्ती नुपुर चिढ़ने लगी थी। फिर भी मुझसे बातें करते समय वो संयत रहती, पर उनकी रवि जी के प्रति तनावयुक्त स्थिति उनके चेहरे पर उभरने लगी थी, जिसे किसी तरह छुपाकर वो मेरी सेवा में लगी थी। आज हमारे स्कूल के गणित के अध्यापक आए थे। उन्हें किसी से मेरी दुर्घटना का पता चला। मुझे अपने आप पर गर्व सा महसूस हुआ। उनकी सकारात्मक बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। अचानक मेरी नज़र उनके पॉकेट में लगे सुंदर पेन पर पड़ी। मैंने उनसे मांगा और उसे देखने लगी। उसे ओपन करने को प्रेस करना था, पर दाहिने हाथ में तो चोट थी। मैंने पेन को हाथ पर बंधे प्लास्टर पर टकराया और बाएं हाथ के अंगूठे से उसे प्रेस करने की कोशिश करने लगी, पर बाएं हाथ से काम करना अभ्यास में कहा था। पेन फिसल गया। नुपुर की चीख कमरे में गूंजी। मेरा डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया। आवाज गले से नहीं निकली, सर भी घबरा गए। डॉक्टर साहब आवाज लगाती नुपुर रूम के बाहर दौड़ी। मैं दर्द से नहीं, उस असहज स्थिति से लगभग बेहोश होने लगी थी। पेन मेरे अंगूठे के भीतर धंस चुका था। कोई खून नहीं, काला सा द्रव्य और लोथड़े सा लटका मांस। डॉक्टर साहब आए और मेरा हाथ देखकर तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। पेन तो निकाल लिया गया, पर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के खराब हो जाने की आशंका मेरे दिलो दिमाग में हावी होने लगी। अब मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगी? मेरी जॉब का क्या होगा? मैं शारीरिक अक्षम घोषित हो जाऊंगी। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। बाकी काम कैसे करूंगी? मैं अपाहिज हो गई। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। सोचते सोचते कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। जब होश में आई, शरीर जकड़ा सा महसूस हुआ। सारा परिवार मेरे सिरहाने खड़ा था। नुपुर के रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। क्या हुआ दी? सब ठीक है ना? मेरा अंगूठा?
मैंने थकी सी आवाज में पूछा। हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे छोटी, आज ही अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां सर की पहचान के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी मिल गया है। तुम्हारा हाथ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। मैं निढाल सी पड़ी थी। अहमदाबाद में शुरू हुआ ऑपरेशनों का सिलसिला। प्लास्टिक सर्जरी से कुछ राहत तो मिली, पर मेरा अंगूठा अब पहले जैसा नहीं था। अजीब सा आकार, काला सा रंग, पकड़ भी कम, पर अब वही मेरी सच्चाई थी। लेकिन मैं हिम्मत कैसे हार सकती थी। मुझे पापा का सपना पूरा करना ही था, और पेंटिंग करना भी कैसे छोड़ सकती थी। लेकिन आगे का सफ़र अब इतना आसान नहीं था मेरे लिए। अंगूठे में अब भी पट्टी बंधी रहती थी, क्योंकि उसके अजीब से आकार और रंग से मैं अब तक सहज नहीं हो पा रही थी। अपने ही शरीर के अन्य अंगों के मांस चमड़ी लेकर लोथड़े सा बना, पर धीरे धीरे उससे काम करने की अभ्यस्त हो रही थी। शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक हो रहा था, पर मन में हीन भावना आने से खुद को रोक भी कहाँ पा रही थी। खैर, जूझना तो था ही। नुपुर ने शहर नहीं छोड़ा, प्रतिष्ठित होटल में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। रवि जी तो साथ ही थे, पर उम्र और सोच का अंतर दोनों के रिश्ते में दरार पैदा कर रहा था। मेरी रेडियो ऑपरेटर की जॉब छूट चुकी थी, मेडिकली अनफिट जो हो गई थी। मन को बहलाने के लिए कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले लिया था। फिर मशीन से जिंदगी चलने लगी। सुशीला दी भी पिछले कड़वे अनुभवों से निकलकर फिर से स्कूल में पढ़ाने लगी थी। लग रहा था जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। सुशीला दी के पति की कोई जानकारी नहीं मिलने पर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी भी लगा दी गई थी। वैसे भी दी का अब उस व्यक्ति के साथ रहना मुमकिन भी कहाँ था। आज नुपुर दी को पहली तनख्वाह मिली थी। दी खुश थी। मुझे फोन कर घर बुलाया। कुछ सरप्राइज था मेरे लिए। घर पहुंची तो दी ने मेरी तरफ एक कागज का टुकड़ा बढ़ाया। क्या है ये दी? मैं जानने को उत्सुक थी। तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी छोटी। हम आज शाम जयपुर जा रहे हैं। मेरे साथ होटल में प्रकाश जी है ना, उनके परिचित कृत्रिम अंग बनाते हैं। वो तेरा अंगूठा हूबहू बना देंगे। फिर तुझे इसके आकार से शर्मिंदगी नहीं होगी। मैंने माँ से भी पूछ लिया है। दी खुशी से चहकती अपनी बात एक ही सांस में कह गई थी। मेरी आंखें खुशी से भीगी थी। मैं दी के गले लग गई। हम आज भी रो रहे थे, पर ये खुशी के आंसू थे। निश्चित समय पर हम बस स्टैंड पहुंचे। प्रकाश जी हमारा इंतजार कर रहे थे, पर रवि जी नहीं दिखाई दिए। मैंने दी से पूछा तो वे बोली, इतनी भीड़ जाने का क्या फायदा, किराया ही बढ़ेगा। जयपुर एक कैप की तरह मेरा अंगूठा बना दिया गया, जो हूबहू मेरे अंगूठे जैसा था। उसे बनाए गए अंगूठे के ऊपर पहनना था। दूर से देखने पर तो हाथ एकदम पूर्व जैसा ही दिख रहा था। मैं खुश थी। हम घर लौट आए थे, पर घर पर सभी बहुत खुश थे। माँ मेरा हाथ अपने हाथ में लिए आंखों में छलक आए आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। नुपुर दी के प्रति भी सभी का रुख कुछ नर्म हुआ था। उस समय पर नुपुर दी रुकी नहीं। मुझे छोड़कर वो अपने घर के लिए रवाना हो गई। सुबह एक और खुशखबरी लेकर आई। सुशीला दी जिस स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल के प्रिंसिपल के रिश्तेदार सुशीला दी को देखने आ रहे हैं। वे स्कूल में दी से मिल चुके थे और उनके व्यवहार से बड़े प्रभावित थे। बेटा पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते समय पर विवाह नहीं कर पाया था। 3 बहनों का विवाह करते स्वयं की शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्हें सुशीला दी के पूर्व जीवन से कोई आपत्ति नहीं थी। तय हुआ कानूनन विवाह विच्छेद की डिग्री मिलते ही सादा विवाह संपन्न करा दिया जाएगा। बहुत समय बाद में घर में खुशियों का माहौल था। हमारे घर इतनी खुशियां मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मैंने खुद को ही चिकोटी काटी। आह की आवाज के साथ मेरे चेहरे पर मुस्कान खींच आई। ये सपना नहीं था, हम खुश थे। मैं घर के बाहर आकर खुली हवा में खड़ी हुई। ऐसा लगा बरसों बाद हवा के सुगंधित झोंके छू रहे थे मुझे। मौसम भी खुशगवार हो चला था। तभी गली के नुक्कड़ से शौर्य भैया प्रियांश आते दिखाई दिए। उनके हाथ में 2 बड़े थैलों में कुछ था। उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। दहलीज पर चढ़ते मुझसे बोले, तुलिका देख, सुशीला दी को अच्छे से तैयार करना, सारी जिम्मेदारी तेरी है। और हाँ, बाद में पूरे मोहल्ले में भी मिठाई बंटवा देना, और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना।
कहकर वे घर के अंदर चले गए। दोनों थैले मेरे हाथ में पकड़ाते हुए मैं थैलों में देखने ही लगी थी कि शौर्य भैया फिर मेरे पास लौट आए। बोले, सुन, थोड़ी मिठाई नुपुर के यहाँ भी दे आना, पर ये ना कहना कि मैंने भिजवाई है। जी भैया, मैंने उन्हें आश्वस्त किया। हल्के नीले रंग की शिफॉन की साड़ी, सलीके से गुथे लंबे बाल, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, चेहरे पर सौम्य मुस्कान, आंखों में हया लिए जब सुशीला देवी मेहमानों के सामने आई, सभी उनकी सादगी देखते ही रह गए। होने वाले जीजा जी अपने मम्मी पापा बहन बहनों के साथ आए थे। डील डॉल में तो बढ़िया ही थे, पर रंग स्याह काला। मेरे चेहरे में निराशा उभर आई। कहाँ सुशीला दी और कहाँ दिनेश जी। आंखों में अमर जीजा जी का आकर्षक चेहरा उभर आया। मन करवाहट से भर गया और साथ ही मेरी निराशा के बादल भी छट गए कि रंग सुंदरता किसी के अच्छे होने की निशानी नहीं। अरे साली साहिबा, आप कहाँ खो गई? हमारे रंग से परेशान ना हो। आप कहें तो आपकी दीदी के बजाय घूंघट हम कर लें। क्या करें, भगवान हम में रंग भरना ही भूल गया। पर आवाज तो डरावनी नहीं ना। मेरे चेहरे पर हंसी उभर आई। हल्का फुल्का माहौल शायद पापा के जाने के बाद पसरा मातम आज दूर हुआ था। सगाई अच्छे से हो गई दी की। बार बार नुपुर दी की याद आ रही थी मुझे। सो मेहमानों के जाते ही मैं मिठाई लिए नुपुर दी के घर की ओर चल दी। नुपुर दी के घर के बाहर पहुंची ही थी कि बंद दरवाजे के पीछे छिपा तनाव दरारों से चीख चीख कर बाहर आ रहा था। मेरे हाथ से मिठाई का डब्बा छूटकर नीचे जा गिरा। नुपुर दी के घर के बाहर तक चीखने चिल्लाने लड़ने की आवाजें आ रही थी। मेरे कदम ठिठके। क्या करूं? क्या अभी लौट जाऊं? बाद में आती हूं। नहीं नहीं, अगर नुपुर दी मुसीबत में हुई तो। मैं आगे दरवाजे तक बढ़ी। खुसुर फुसुर सी आवाजें पड़ोसी घरों की खिड़कियों से आ रही थी। उनकी प्रश्न चिन्ह सी निगाहें मेरा पीछा कर रही थी, जो ना जाने कब से बंद दरवाजे के पीछे झांकने को उत्सुक थी, पर कामयाब नहीं हो पा रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजा खुल गया। मैंने तुरंत अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद करना ही बेहतर समझा। नुपुर दी अब भी लगातार चिल्ला रही थी। हाँ, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अपने सपने पूरे करने के लिए तुमसे शादी की थी मैंने। सपनों की कीमत पर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति मात्र के लिए नहीं। शादी की है तो पत्नी सुख देना भी पड़ेगा। अब रवि जी की आवाज गूंजी। सारा दिन प्रकाश के साथ घूमती फिरती हो, नौकरी तो होटल में ही करती हो ना जाने क्या क्या कर चुकी होगी अब तक उसके साथ। लड़ाई का विषय मुझे समझ आ गया था। अंदर से मैं डर भी गई। रवि जी की बातों में तनिक भी सच्चाई हुई तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा। प्रकाश शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी की बिगड़ैल औलाद था। दोस्तों की गलत संगत में पढ़ता लिखता नहीं था। सो पिता ने मित्र के होटल में काम सिखाने को लगाया था, जहां नुपुर दी मैनेजर थी। खैर, अभी मुझे दोनों को शांत करना था। सो पानी का ग्लास मैंने दोनों की ओर बढ़ाया। पानी पीकर रवि जी कुछ संभले। तुम ही बताओ तुलिका, इसके खातिर मैंने अपनी पत्नी, अपने परिवार को छोड़ा। ये मुझे छोड़ मेरे सामने किसी और के साथ गुरछर्रे उड़ाए। मैं कैसे देखूं, कैसे बर्दाश्त करूं? सारी गलती मेरी ही है जो मैंने इस पर विश्वास किया, कहकर वे फुफक पड़े। पागल है ये आदमी तुलिका, खुद कुछ नहीं करना चाहता। मैं आगे किसी और की मदद से बढ़ जाऊं, ये भी इससे बर्दाश्त नहीं। नुपुर दी चीखी। किसी तरह मैंने दोनों को शांत करवाया। रवि जी को आश्वासित कराया कि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, बस इससे आगे कुछ संबंध नहीं उनमें। घर लौटते हुए मेरा मन खुद आशंकित था। नुपुर दी से पिछले कारनामे भी रवि जी की बातों से ही इत्तेफाक करवा रहे थे। मैंने निश्चय किया कि मैं प्रकाश जी से मिलकर ही सच का पता लगाऊंगी। क्या पता इस बार हमारी ही सोच गलत हो। मैंने प्रकाश जी को फोन कर मिलने की इच्छा जताई तो वो बोले वो खुद भी मुझसे मिलकर बात करना चाहते हैं। शाम को पार्क में मिलना तय हुआ। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, पर सच्चाई जानना उससे भी ज्यादा जरूरी था। सो नियत समय पर मेरे कदम पार्क की ओर बढ़ गए। प्रकाश जी वहां इंतजार में खड़े थे। ज्यादा देर बात करना मुमकिन नहीं था, सो मैंने सीधे ही उनसे पूछ लिया, क्या नुपुर दी और आपके बीच कुछ है? मेरा मतलब है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं तुलिका, पर मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहता। मैं तुम्हारी नुपुर दी को बहुत चाहता हूँ, बस वो रवि के साथ खुश नहीं है और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे।
प्रकाश ने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी। क्या तुम पागल हो? वो शादीशुदा हैं और फिर उम्र में भी तुमसे बड़ी हैं। मैं भावावेश पर जैसे चिल्ला पड़ी। शादी? कैसी शादी? रवि पहले से शादीशुदा है। वह बोला उसका पहली बीवी से तलाक भी नहीं हुआ। मान्य नहीं है ये शादी। मैं नहीं मानता इसे। मैं नूपुर से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। मुझे उसकी उम्र पिछली जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे खुश है, रवि से नहीं। अपनी बात कहकर प्रकाश वहां से जा चुका था। मेरा सर चकराने लगा, हाथ पांव में कंपन होने लगी। वहीं हरी घास पर कुछ देर बैठ मैंने खुद को संयत करने का असफल प्रयास किया जैसे। पर नुपुर के किए शर्मनाक काम, लोगों की जिंदगियों से खेलने के काम, अपनी ही बहनों के घर बर्बाद करने के काम मेरे दिमाग पर जैसे हथौड़े मार रहे थे। अब फिर से ये नया कांड। आखिर कब तक? जैसे तैसे घर पहुंची, पर अपनी बेचैनी शब्दों में कैसे बयां करूं और घर के लोगों से कैसे छिपाऊं? क्या हुआ तुलिका? माँ ने सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। तबीयत ठीक है ना बेटा तेरी? देख, अब तो भगवान ने सब ठीक कर दिया। सुशीला का घर फिर से बस रहा है। बहुत खुश है वो। तुझे कब से पूछ रही थी कहाँ गई थी तुम? खैर, अब मिल लो दी से, कुछ काम होगा। ठीक है माँ, मैं मिलती हूँ दी से। और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यूं ही चिंता करती हो, कहकर अपनी पीड़ा को दबा दी से मिलने चल दी। देख तुलिका, कुछ साड़ियाँ लाई हूँ, तू सेलेक्ट करना कौन सी अच्छी है। सुशीला दी मुझे देखते ही चहकी। सुन, नुपुर के लिए कौन सी अच्छी रहेगी? सगाई में ना सही, पर शादी में उससे आने के लिए घर पर सबको मना ही लेंगे। आखिर उसके डांस के बिना कोई रौनक रहेगी घर में? उसने जो मेरे साथ किया वो बहुत बुरा था, पर वो ना समझ थी और छोटी भी, सो मैंने उसे माफ कर दिया। तू ही बता देना उसे और साड़ी भी दे देना, समय से तैयार करा लेगी। सुशीला दी खुशी में कहे जा रही थी और मैं चुपचाप आने वाले प्रलय की कल्पना से डरी हुई। सही से उनकी बात भी नहीं सुन पा रही थी। अगर वो मेरा चेहरा देखती तो मेरे चेहरे का पीलापन बहुत कुछ बयां कर देता उन्हें, पर उन्हें सिर उठाने की फुर्सत ही कहाँ थी। वे तो एक एक साड़ियाँ कंधे पर डाल आईने में खुद को निहार खुद से ही शर्मा रही थी जैसे। बस भगवान तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बस सुशीला दी की शादी तक कुछ गड़बड़ ना होने देना। मैं मन ही मन बुदबुदाई। घर पर शादी के मंगल गान गूंजने लगे। पड़ोस की औरतें नियत समय पर आ ढोलक की थाप पर शादी के गीत हंसे ठिठोले कर रौनक बढ़ा रही थी, और मैं डर डर के एक एक दिन निकालता देख रही थी। नुपुर दी कुछ देर आने लगी थी, खूब नाचती गाती। आखिर यही तो उनका शौक, जीवन सब कुछ था। पर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती, ना कोई तनाव। खैर, शादी का दिन भी आ गया। सुशीला दी के चेहरे की मुस्कान उन्हें बेहद खूबसूरत बना रही थी। स्याह रंग के बावजूद दिनेश जी भी बेहद स्मार्ट लग रहे थे। कुछ ही लोगों को आमंत्रित कर सादा समारोह रखा था हमने, पर जो भी उपस्थित था वहां बहुत खुश था, सिवाय मेरे और रवि जी के। मैं सुशीला दी को लेकर तो खुश थी, पर शादी में नुपुर दी और प्रकाश जी को एक साथ भाग भाग कर काम करते देख भय से त्रस्त थी। रवि जी का खून भी खौल रहा था। उनकी स्थिति बस मैं ही जानती थी, सो मेरा ध्यान उन पर से हट ही नहीं रहा था। जब नुपुर दी प्रकाश के साथ ही खाना खाने लगी तो उनका सब्र जवाब दे गया। मैं तुरंत उनके पास गई और खाना खाने को कहा, पर उन्होंने कातर भाव से मेरी ओर देखा और चुपचाप वहां से चले गए। मैं उन्हें जाते हुए दूर तक देखती रही, जब तक वे मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गए। पीछे से लगातार नुपुर दी के खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी, जो आज इस खुशी के माहौल में भी मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। सुशीला दी की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। घर में सभी लोग बहुत खुश थे, बस मैं ही अनजाने भय से ग्रस्त थी। यूं ही कंप्यूटर सेंटर से लौटते हुए कदम नुपुर दी के घर की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खुला था। शायद दोपहर दिन नहीं आई थी होटल से। मेरे कदम मुड़ने ही लगे थे कि कानों में रवि जी की किसी से फोन पर बात करते हुए आवाज सुनाई पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, जो नुपुर की बातों में आकर तुम्हें छोड़ कर आ गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे पास हमारे घर फिर से आना चाहता हूँ, और इसमें तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज कुछ करो। मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता। आप ये क्या कह रहे हो? मैं खुद को कहने से रोक नहीं पाई।
रवि जी मुझे देखकर ना चौंके, ना ही मैंने उनकी बात सुन ली ये जानकर झेपे। आओ तुलिका, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम्हारी नुपुर दी ने बस मुझे यूज किया है तुलिका। उसके पीछे मैंने अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपना शहर तक छोड़ दिया। यहाँ तुम्हारे पूरे परिवार की नज़रों में ही मैं ही गलत हूँ, और वो है कि मेरे ही सामने किसी और के साथ। मुझसे छिपाते आंसू पोंछते हुए वो बोले, मेरे पास अपनी पत्नी के पास जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। मैं कल रात को यहाँ से चला जाऊँगा। वहाँ जो होगा बर्दाश्त कर लूँगा, पर यहाँ जो हो रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम चाहो तो नुपुर को बता देना, वैसे वो यही चाहती है। देखो ना, अंधेरा ढलने तक घर नहीं आई। अब तुम घर जाओ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा वहाँ ठहरना मुश्किल हो रहा था। घर जाते जाते नुपुर दी को फ़ोन मिलाया। मान जाओ प्रकाश, फ़ोन है, बात तो करने दो। हाँ तुलिका बोलो। नुपुर दी की फ़ोन पर आवाज़ गूंजी। दी, वो रवि जी वापस उनके घर जा रहे हैं। मैं लगभग हकलाते हुए बोली, अरे तो जाने दे, तू क्यों परेशान हो रही है। वो बिल्कुल सरदर्द है, छुटकारा तो मिलेगा। नुपुर दी बिना परेशान हुए बोली। नुपुर दी से धीरे धीरे मुझे भी नफरत सी होने लगी थी। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। हर बार किसी को धोखा देना केवल अपने स्वार्थ के लिए। मैं समझ ही नहीं पा रही थी। रवि जी चले गए थे, मुझे फ़ोन करके गए थे। उसके बाद मैंने भी नुपुर दी से कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद नुपुर दी मेरे कंप्यूटर सेंटर आई, बदहवास सी। तुलिका, तूने प्रकाश को देखा है कहीं इन दिनों? मतलब? मैं चौंकी। तुलिका, प्रकाश के मम्मी पापा ने उसे कहीं और भेज दिया शायद। मुझे पता नहीं कहाँ है वो रोते हुए बोली। मैं प्रकाश के बिना नहीं रह सकती तुलिका। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं उसे? क्या बकवास है ये दी, अब तो सुधर जाओ। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मैं खींच कर बोली। अभी तुम मुझे गलत ही समझोगी तुलिका, इस बार कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सच में प्रकाश को बहुत चाहती हूँ, और वो मुझे। अभी मेरे पास समय नहीं है, उसका पता लगाना है मुझे, फिर समझाऊंगी तुम्हें। वो बदहवास से दौड़ती हुई चली गई। मैं बस उन्हें जाते देखती रही, रोका भी नहीं, क्योंकि मेरी समझ असक्षम हो चुकी थी इस नुपुर दी रूपी पहेली के आगे। फ़ोन की रिंग बजी। नुपुर दी का नाम फ्लैश हो रहा था। सप्ताह भर से नुपुर दी की कोई जानकारी नहीं थी मुझे, और कोई रखना भी नहीं चाहता था। तुलिका, प्रकाश को असम उसके चाचा जी के यहाँ भेज दिया था, तो मैं यहाँ आ गई। नुपुर दी की फ़ोन पर आवाज़ आई। मतलब तुम असम चली गई? इतनी दूर? डर नहीं लगा तुम्हें दी? और साथ कौन है तुम्हारी? कैसे गई तुम इतनी दूर? मैं एक ही सांस में प्रश्न करती चली गई। मैं अकेली ही आ गई तुलिका, ट्रेन से रिजर्वेशन करवा लिया था। पागल हो गई हो क्या तुम? अकेली चली गई, अब कहाँ ठहरी हो? क्या प्रकाश जी मिल गए? मैंने कई सवाल फिर से दाग दिए नुपुर दी पर। अरे तू चिंता मत कर तुलिका, मुझे पता है ना, तेरी नुपुर दी जो एक बार ठान लेती है वो करके ही रहती है। इनके चाचा जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो घर पर कह दिया जो लड़की इतने दूर अकेले इसके लिए आ सकती है, उससे अच्छी लड़की कौन होगी प्रकाश के लिए। यहाँ सब ने मुझे बहुत स्वीकार कर लिया तुलिका। 1-2 दिन में घर के लिए रवाना हो जाएंगे, नुपुर दी ने स्पष्ट किया। पर नुपुर दी, आपने तो रवि जी से शादी की थी ना? मैं गले में फंसे शब्द को निकालते हुए बोली। अरे वो भी कोई शादी थी? रवि का तो तलाक भी नहीं हुआ था, और वैसे भी इन लोगों को इस बारे में बताएगा कौन? क्या तुम? नुपुर दी खिलखिला कर हंस दी। किस मिट्टी की बनी है नुपुर? हे ईश्वर, अब उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दे दे, उनका ये रिश्ता स्थायी हो, बस यही प्रार्थना कर सकती थी मैं। रवि के अस्त होने पर भी नुपुर दी अस्त व्यस्त नहीं थी, बल्कि वो तो झंकृत थी अपने जीवन में प्रकाश को पाकर। यानी उनका जीवन प्रेम से लबरेज था। अब जो उस वक्त उनकी नज़र में सच्चे प्यार की मूर्त परिभाषा थी। असम से नुपुर दी और प्रकाश जी लौट आए थे, पर असली चुनौती तो अब उनके आगे मुंह बाएं खड़ी थी। नुपुर दी को माँ, शौर्य भैया, सुशीला दी किसी ने उस वक्त स्वीकार नहीं किया। कोई कारण छोड़ा भी नहीं था उन्होंने ऐसा करने का। लेकिन प्रकाश जी की माँ के लिए भी ये सहन कर पाना बेहद कष्टप्रद था।
जैसे ही उन्हें सूचना मिली बेटे के लौटने की, वे अपने पहुंच वाले राजनीतिज्ञ की मदद से पुलिस लेकर पहुंच गई नुपुर डी के घर। पर प्रकाश पर तो नुपुर डी के सौंदर्य का जादू इस कदर छाया था कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। अपने लाड प्यार से पले बड़े शान शौकत से जीने वाले बेटे को किराए के एक कमरे के साधारण से मकान में देखकर मां का कलेजा मुंह को आ गया। फिर जिस लड़की को उसने चुना वो उम्र में उससे बड़ी और पहले से शादीशुदा। उफ, कैसी विडंबना थी उनके लिए। बेटे को प्यार से समझाया, लड़ी झगड़ी भी, पर प्रकाश पर तो जैसे नुपुर का भूत सवार था। रोती बिलखती माँ लौट गई, दिल पर पत्थर रख घर भी दूसरी जगह ले लिया उन्होंने। छोटे बेटे के साथ रहने लगी और हाँ, किसी को भूले से भी नहीं बताती कि उनके 2 बेटे हैं। इधर नुपुर और प्रकाश ने कोर्ट मैरिज कर ली, नए शहर में चले गए दोनों। जीवन की कठोर परिस्थितियां उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ी थी। हाथ में ना पैसा था ना ही रोजगार, बस साथ थी नुपुर की महत्वाकांक्षा। हार कैसे मान लेती वो। प्राइवेट फर्म में नौकरी ज्वाइन की, घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी, गृहस्थी की गाड़ी सरकने लगी थी। प्रकाश को भी उन्होंने अपने संपर्क से छोटी मोटी नौकरी लगवा दी। उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, सो ढंग का काम मिलना तो संभव नहीं था। कम किराए का मकान नौकरी के स्थान से काफी दूर था, जहां प्रकाश पैदल ही जाते थे क्योंकि साधन में जाने के पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। पर दोनों ने उफ तक नहीं की। अपनी मेहनत से लोगों के दिल जीतने में वे सफल रहे। प्रकाश को ऑफिस से मोटरसाइकिल दे दी गई थी। दोनों का जीवन पटरियों पर आया था कुछ। इसी बीच देश में सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा ने काफी तबाही मचाई, पर नुपुर को तो जैसे इसी अवसर की तलाश थी। उन्होंने कुछ जुगाड़ कर आपदाग्रस्त लोगों को मदद पहुंचाने के लिए नृत्य चैरिटी कार्यक्रम रखवाया। ज्यादा फंड तो नहीं था, पर अपने सहयोगियों की मदद से आयोजन किया, जो शानदार रहा। उनके नृत्य ने अतिथियों का मन मोह लिया था और उस नए शहर में उभरती प्रतिभावान नृत्यांगना में उनका नाम अंकित हो ही गया। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान उनकी भेंट पारंपरिक नर्तक गायक से हुई, जो विदेशों में भी नृत्य गायन के आयोजन करते थे। अपनी आगे की राह सुलभ बनाने के लिए वे उनके करीब जाने को प्रयासरत रहती। फोन पर उनसे घंटों बातें करती, उन्हें घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार भी करती। आखिर उन्हें विदेश जाने का अवसर मिल ही गया। पर कीमत, हाँ, कीमत तो उन्हें चुकानी ही थी। पर उन्हें अफसोस कहाँ। वो अपनी उड़ान का ख्वाब देखती हुई पंखों के घाव को कहाँ देख पा रही थी। तब से लेकर आज तक मेरी तुम्हारे पास से कोई मुलाकात, कोई बातचीत नहीं हुई बेटा। यह बात सुनते ही सुमित को ऐसा लगा जैसे मानो कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसके रूंधे गले से हल्की सी आवाज निकली, ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, सही सुना तुमने। तुम मेरे नहीं बल्कि अमर जीजा जी और नुपुर दी के बेटे हो, और मैं तुलिका तुम्हारी मासी माँ। बेटा, मुझे आज भी याद है वो काली अंधेरी रात के 3 बजे थे। मम्मी पापा नुपुर दी को डिस्चार्ज कर कर घर लाने की तैयारी में थे, और तुमसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें वहीं छोड़ना तुम्हारे नाना नानी ने उचित समझा। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। तुम्हारी किलकारी लगातार कानों में गूंज रही थी। तुम्हारा मासूम चेहरा आंखों के आगे कौंध रहा था। मेरा दिल इतना मजबूत कहाँ था जो अपनी ही बहन के बच्चे को यूं लावारिस छोड़कर मुंह मोड़कर घर चली आती। इतना बड़ा कलेजा आखिर कहाँ से लाती मैं। बस मैंने तुम्हें वहां से लिया और अपनी सहेली रेणुका के पास गई। वो और उसके पति मिलकर एक शिशु गृह चलाते थे। कुछ साल तुम्हें वहां रखा, और उस समय तुम इतने छोटे थे कि तुम्हें याद भी नहीं होगा जब मैं तुमसे मिलने आया करती थी। फिर जब तुम स्कूल जाने योग्य हुए तो तुम्हें मैंने हॉस्टल में डाल दिया, ताकि लोगों की नज़रों से तुम्हें बचा कर भी रख सकूं और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित कर सकूं। तुम मुझे हमेशा ही सवालों के कटघरे में खड़ा करती रही। माँ, आप मुझे घर क्यों नहीं लेकर जाती? माँ, आप मुझसे मिलने जल्दी जल्दी क्यों नहीं आती? सोचा था जिस दिन तुम सब स्थिति समझने योग्य हो जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी।
बेटा, यही सच्चाई है। कहते कहते मेरा गला भर आया और आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। सुमित ने भी रोते रोते कहा, माँ, एक सच्चाई आपने मुझे बताई, एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा पूरा परिवार, संसार तो सब आप ही हो माँ। यही मेरे जीवन की सच्चाई है। और रोते रोते एक दूसरे के गले लग जाती हैं। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए